दोस्तों, आज हम एक ऐसी इमारत की बात करने जा रहे हैं जिसे भारतीय इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ गहरा नीला समुंदर हो, हजारों किलोमीटर तक कोई जमीन ना हो और आपको एक ऐसी कोठरी में बंद कर दिया जाए जहां सूरज की रोशनी भी दाखिल होने से डरती हो। काला पानी की सजा सिर्फ एक जेल नहीं थी, बल्कि वो एक मानसिक और शारीरिक नर्क था जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे देश के उन वीर सपूतों को तोड़ने के लिए बनाया था जो आजादी का ख्वाब देखते थे। अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर इसे काला पानी ही क्यों कहा गया? क्या वहां का पानी काला था? नहीं, इसके पीछे एक गहरा डर और एक शातिर अंग्रेजी चाल थी। आज के इस एआई के द्वारा बने वीडियो में हम सिर्फ सेलुलर जेल की दीवारों को नहीं देखेंगे, बल्कि उस दर्द और यातनाओं को भी महसूस करेंगे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हर पल झेली थी। हम समझेंगे कि कैसे एक 13.5 फुट की कोठरी में इंसान का दिमाग हिल जाता था और कैसे एक नारियल छीलने का काम मौत की सजा से भी बदतर हो जाता था। सबसे पहले इसके नाम के पीछे का राज समझते हैं। काला शब्द यहाँ काल यानी मौत और समय दोनों को दर्शाता है, लेकिन इसका एक धार्मिक पहलू भी था। 500 BCE के आसपास लिखी गई बौधायन धर्मसूत्र जैसे ग्रंथों में समुद्रयान यानी समुद्र पार करने को एक बड़ा पाप माना जाता था। उस जमाने में हिंदू धर्म में यह विश्वास था कि अगर कोई आदमी समुद्र पार कर ले तो वो अशुद्ध माना जाता है और उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है। ब्रिटिशर्स ने इसी बात का फायदा उठाया। उन्हें पता था कि सिर्फ गोली मारना काफी नहीं है, क्योंकि एक शहीद हजारों नए क्रांतिकारियों को जन्म देता है। उन्हें उन क्रांतिकारियों को उनके समाज, उनके परिवार और उनकी पहचान से तोड़ना था। इसे सोशल डेथ कहा गया। जब एक क्रांतिकारी को इंडिया से 1255 किलोमीटर दूर अंडमान भेजा जाता था तो उसे लगता था कि अब उसका धर्म और उसका देश हमेशा के लिए छूट गया है। यहां तक कि महात्मा गांधी जब अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जा रहे थे तो उनके गांव वालों ने भी उनका त्याग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने समुद्र पार किया था। अंग्रेजों ने इसी डर को हथियार बनाकर 1896 में सेल्युलर जेल का निर्माण शुरू किया। अब जरा मैप पर ध्यान दें। इंडिया के मैप में नीचे की तरफ बे ऑफ बंगाल है और वहां स्थित है अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप। ये आइलैंड्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अंडमान और निकोबार। अंडमान में भी नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल अंडमान है। साउथ अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में ये जेल बनाई गई थी। इस जेल को बनाने में 10 साल लगे और लगभग 5,17,000 रुपए का खर्चा आया। हैरानी की बात यह है कि इस जेल को बनाने वाला कोई मजदूर नहीं, बल्कि वही कैदी थे जिन्हें बाद में उसी में कैद होना था। बिल्डिंग का सारा सामान, खास तौर पर लाल ईंटें, बर्मा यानी म्यांमार से मंगवाई गई थी। लगभग 30 लाख ईंटों और हजारों क्यूबिक फीट पत्थरों से ये 7 विंग वाली विशाल जेल खड़ी की गई। हर विंग 3 मंजिला थी और हर सेल का साइज 13.5 फुट बाई 7 फुट था। ये जेल बनाने के लिए पहले वहां के घने जंगलों को काटा गया, जहां जहरीले सांप, बिच्छू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर कैदियों की मौत का इंतजार कर रहे थे। इस जेल का डिजाइन दुनिया की सबसे खतरनाक डिजाइनों में से एक था। इसका आइडिया एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर आर्गस पैनोप्टिस से लिया गया था, जिसके शरीर पर हजारों आंखें थी और वो हर तरफ देख सकता था। इसी से इंस्पायर होकर 18वीं सदी में जेरेमी बेंथम ने पैनोप्टिकॉन डिजाइन सोचा। डिजाइन का लॉजिक सिंपल था, बीच में एक विशाल वॉच टावर और उसके चारों तरफ 7 अलग अलग विंग्स। गार्ड बीच में खड़ा होकर हर सेल पर नजर रख सकता था, लेकिन कैदी को यह कभी पता नहीं चलता था कि गार्ड उसे देख रहा है या नहीं। इससे कैदियों के अंदर हर वक्त एक डर बना रहता था। इस जेल की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि एक विंग के सेल्स का सामने वाला हिस्सा दूसरी विंग की पीछे वाली दीवार के सामने होता था। इसका मतलब था कि आप बरसों तक जेल में रहेंगे, लेकिन अपने पड़ोसी सेल के कैदी से बात तो क्या, उसकी शक्ल तक नहीं देख पाएंगे। इसे सेल्युलर जेल इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ कैदियों को ग्रुप में नहीं बल्कि इंडिविजुअल सेल्स में रखा जाता था, ताकि वो अकेलेपन से मानसिक तौर पर टूट जाए। जब किसी कैदी को काला पानी की सजा होती थी तो उसे हाथों में बेड़ियां पहनाकर एक शिप में भरा जाता था। चेन्नई या कोलकाता से अंडमान पहुंचने में 3-4 दिन लगते थे। पहुंचते ही उन्हें एक पतला सा कपड़ा, एक लंगोट और गले में एक लोहे का आईडी टैग दे दिया जाता था। ब्रिटिशर्स ने कैदियों को 2 कैटेगरी में बांटा था, डी यानी डेंजरस और PI यानी परमानेंटली इनकार्सरेटेड। डेंजरस कैटेगरी में उन लोगों को रखा जाता था जिनसे अंग्रेज सबसे ज्यादा डरते थे, जैसे वीर सावरकर। सावरकर ने 1910 में मार्सेल्स पोर्ट पर शिप की एक छोटी खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की थी। इसलिए अंग्रेज उनसे इतना डरते थे कि उनके सेल पर डबल सिक्योरिटी लगाई गई थी। जेल का मेन जेलर हमेशा ब्रिटिश होता था, जैसे डेविड बेरी, जो खुद को पोर्ट ब्लेयर का भगवान कहता था।
लेकिन कैदियों को डंडे मारने का और उन पर नजर रखने का गंदा काम जमादार करते थे। ये जमादार अक्सर वही कैदी होते थे जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे और अपने ही लोगों पर जुल्म करने में मजा लेते थे। अब बात करते हैं उस काम की जिसे सुनकर रूह कांप जाती है, कोलू चलाना। जेल में हर दिन हजारों नारियल आते थे। कैदियों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता था। पहले ग्रुप का काम था हाथों से नारियल छीलना। सावरकर अपनी किताब मेरा आजीवन कारावास में लिखते हैं कि नारियल छीलने से हाथों की खाल निकल जाती थी और खून बहने लगता था। लेकिन इससे भी बुरा था कोल्हू में तेल निकालना। आपने गांव में देखा होगा कि एक बैल चक्की घुमाता है और तेल निकलता है, लेकिन काला पानी में बैल की जगह इंसान को जोता जाता था। एक कैदी को हर दिन 30 पाउंड यानी लगभग 14 लीटर तेल निकालना पड़ता था। सोचिए, 11 से 12 घंटे तक बिना रुके बिना बैठे एक भारी लोहे की चक्की को घुमाना। अगर कोई थकता रुक जाता तो जमादार के डंडे उसके शरीर की खाल उधेड़ देते थे। लूज मोशन हो, बुखार हो या शरीर टूट रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोटा पूरा करना ही पड़ता था। कई लोग तो कोल्हू चलाते चलाते बेहोश हो जाते थे, लेकिन उन्हें होश में लाकर फिर से उसी काम में लगा दिया जाता था। दोस्तों, शारीरिक दर्द से ज्यादा गहरा था कैदियों का अपमान। जेल में शाम 6 बजे सेल्स बंद हो जाते थे और अगले दिन सुबह 6 बजे खुलते थे। इस बीच वॉशरूम जाने की कोई इजाजत नहीं थी। हर सेल में एक छोटा सा मिट्टी का मटका रखा जाता था जो अक्सर रात तक भर जाता था। अगर किसी को इमरजेंसी हुई तो उसे उसी कोठरी में दीवार या जमीन पर मल मूत्र त्यागना पड़ता था। सुबह होने पर उस कैदी से ही अपनी गंदगी साफ करवाई जाती थी और फिर उसे टॉर्चर डिवाइस में डाल दिया जाता था ताकि बाकी लोग देखकर डर जाएं। खाना तो खैर नाम का ही था। नालियों के पास उगी घास और कीड़े मकोड़ों से भरा दलिया कैदियों को परोसा जाता था। पानी इतना गंदा होता था कि उसमें कीड़े तैरते थे। इतने अपमान और यातनाओं के बीच कैदियों के पास सिर्फ एक ही सहारा होता था, उनका हौसला। इंदु भूषण रॉय जैसे क्रांतिकारियों ने तो तंग आकर अपने ही सेल में फांसी लगा ली थी, क्योंकि आइसोलेशन का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया था। 1933 में काला पानी के कैदियों ने इस जुल्म के खिलाफ एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। ये स्ट्राइक 45 दिनों तक चली। अंग्रेज डर गए कि अगर ये मर गए तो देश में बगावत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने फोर्स्ड फीडिंग शुरू की। कैदियों को एक बेड पर बांध दिया जाता था और एक रबर ट्यूब उनके नाक के रास्ते पेट में घुसाई जाती थी ताकि दूध और चीनी का घोल दिया जा सके। लेकिन यह बहुत खतरनाक था। महावीर सिंह जैसे वीरों के साथ यही हुआ। वो ट्यूब पेट की जगह उनके फेफड़ों में चली गई और दूध लंग्स में भर गया। महावीर सिंह, मोहन किशोर और मोहित मोइत्रा जैसे फ्रीडम फाइटर्स इसी फोर्स्ड फीडिंग की वजह से शहीद हो गए। इनकी लाशों को बिना किसी सम्मान के एक बोरी में बंद करके समुद्र में फेंक दिया जाता था। ब्रिटिशर्स जानते थे कि जेल से भागना नामुमकिन है, क्योंकि अगर कोई दीवार कूद भी गया तो बाहर या तो गहरा समुद्र था या फिर घना जंगल, जहां जरावा ट्राइब के लोग रहते थे जो बाहरी लोगों को देखते ही मार देते थे। क्या आप विश्वास करेंगे कि एक कैदी को पूरे साल में सिर्फ एक बार अपने घर चिट्ठी भेजने की इजाजत थी, और वो चिट्ठी भी ऐसी जिसे हर जेल ऑफिसर पढ़ता था। आप जेल के अंदर होने वाले जुल्म के बारे में एक शब्द नहीं लिख सकते थे। लेटर का साइज भी इतना छोटा होता था कि सिर्फ जरूरी बातें ही लिखी जा सके। अगर किसी ने गलती से भी जेल की बुराई की तो उसका लेटर फाड़ दिया जाता था और उसे सजा मिलती थी। लेकिन फिर भी मोतीलाल वर्मा जैसे वीरों ने चोरी छुपे लेटर्स बाहर पहुंचाए, जो जब न्यूज़पेपर्स में छपे तो पूरी दुनिया को पता चला कि अंडमान की उस खूबसूरत सीनरी के पीछे कितना बड़ा नर्क छुपा हुआ है। ब्रिटिशर्स ने हर तरह का टॉर्चर डिवाइस, चाहे वो बेड़ियां हो, चेन हो या फ्लॉगिंग स्टैंड्स हो, सब कुछ खास तौर पर इंग्लैंड से मंगवाया था ताकि भारतीयों को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। 1937 में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के लगातार दबाव के बाद काला पानी के कैदियों को रिहा करना शुरू किया गया। लेकिन 1942 में कहानी ने एक नया मोड़ लिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। जापानियों ने अंग्रेजों से भी ज्यादा दरिंदगी दिखाई। उन्होंने बच्चों और औरतों को भी इस जेल में बंद कर दिया। 1943 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट ब्लेयर आए तो उन्होंने पहली बार वहां तिरंगा फहराया, लेकिन जापानियों ने उन्हें जेल का वही हिस्सा दिखाया जो साफ सुथरा था। असली टॉर्चर सेल्स उनसे छुपाए गए। आज सेल्यूलर जेल की 7 में से सिर्फ 3 विंग्स बची हैं। बाकी या तो भूकंप में टूट गईं या जापानियों ने बड़े बड़े हिस्सों को तोड़ दिया। आज ये जगह एक नेशनल मेमोरियल है, जहां लाइट एंड साउंड शो के जरिए उन सारी दर्दनाक कहानियों को सुनाया जाता है। दोस्तों, आज जिस आजादी की हवा में हम सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत इन्हीं वीर जवानों ने अपने खून और पसीने से चुकाई है। सेल्यूलर जेल की वो दीवारें, वो कोलू और वो लोहे की बेड़ियां आज भी हमें याद दिलाती हैं कि आजादी मुफ्त में नहीं मिली। वीर सावरकर ने उन्हीं दीवारों पर कोयले से कविताएं लिखी थीं, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है।
जब भी आप अंडमान जाएं, तो सिर्फ बीच पर ना घूमें, बल्कि इस जेल में जाकर उन लोगों को एक बार नमन जरूर करें जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया। ज्ञान स्टोरेज की आज ये वीडियो हम उन सभी शहीदों और क्रांतिकारियों को डेडिकेट करते हैं। अगर आपको हमारी ये मेहनत और अगर ये AI वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें और बताएं कि आप अगला वीडियो किस हिस्टोरिकल टॉपिक पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब आपके सामने 2 वीडियो और दिख रही होगी, आप उन पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं।